दोस्तों, क्या आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव पर आधारित सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को बनाना जानते हैं? दोस्तों, क्या आप ऐसे रिलेटिव पर आधारित सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को बनाना जानते हैं? दोस्तों, क्या आप इस तरीके के प्रश्न को बनाना जानते हैं? दोस्तों, क्या आप ऐसे डेमोन्स्ट्रेटिव पर आधारित सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रश्नों को बनाना जानते हैं? यदि हाँ, तो आइए इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग बनाएं, और यदि नहीं तो आइए इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को सीख करके इन पैटर्न के क्वेश्चंस को हम लोग बनाना सीखें। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग निखरोगे, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग निखरोगे। दोस्तों, मैं अजीत कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये 6th पार्ट कवर करेंगे। इसके पहले के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 से पार्ट 5 तक को हम लोगों ने कवर किया है। तो यदि आप में से किसी का कोई भी पार्ट छूट गया हो तो प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर से देखिएगा, और सभी ग्रामर के सेक्शंस को एकदम सीक्वेंस में देखिएगा, क्रमबद्ध तरीके से इनको देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आगे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आते रहते हैं जो पुराने या पिछले कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, तो वहाँ पे आपको ग्रामर के रूल्स को समझने में समस्या हो सकती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके पूरे के पूरे एसएससी, और एसएससी ही नहीं बल्कि बैंक वगैरह की बात करें या और किसी एग्ज़ाम की बात करें, ये ग्रामर का ऐसा सेक्शन है जो सभी के सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। यदि आपसे ग्रामर का क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाएगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन उसमें ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। चलिए आज के अपने इस वीडियो सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और फटाफट यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं और चलते हैं अब कुछ और आगे के कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 6 है, इसको याद रखिएगा, पार्ट 6 है। इसके पहले पार्ट 1 से पार्ट 5 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये रूल पढ़ना है। इस रूल को हम लोगों ने पिछले क्लास में ही सीखा था, और आप याद कीजिए पिछले क्लास में ही हमने आपको बताया था, पिछले क्लास में ही हमने आपको बताया था, क्या बताए थे भाई? तो 3 रूल हमने आपको समझाया था। हमने आपको समझाया था कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो, याद कीजिए बताए थे हम आपको, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो, इसके बाद आने वाला नाउन, इसके बाद आने वाला वर्ब, ये सब का सब कैसा रहता है? तो ये सब का सब रहता है सिंगुलर, ऐसा हमने आपको बताया था। फिर इसके बाद हमने आपको रूल नंबर 2 में बताया था कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो, इसके बाद यदि यहाँ पे ऑफ आ जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इनके बाद यदि यहाँ पे ऑफ आ जाए, इनके बाद यदि यहाँ पे ऑफ आ जाए, तो अब इस ऑफ के बाद यहाँ जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा, यहाँ जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ जो वर्ब यूज़ किया जाएगा, इसका क्या होता है? तो यहाँ जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाता है ये होता है प्लूरल, लेकिन ये जो वर्ब होता है ये वर्ब रहता है यहाँ पे सिंगुलर। ये वर्ब कैसा रहता है? ये वर्ब रहता है यहाँ पे सिंगुलर। ठीक है, इसके बाद इसी का थर्ड रूल हमने आपको बताया था, इसी का थर्ड रूल हमने आपको बताया था, और तब हमने आपको बताया था कि आइदर के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग यूज़ करते हैं, और सिमिलरली नाइदर के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो नाइदर के साथ हम लोग यूज़ करते हैं नॉट। इसी प्रकार से हमने आपको बताया था नॉट ओनली के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो नॉट ओनली के साथ हम लोग यूज़ करते हैं बट ऑल्सो, क्या यूज़ करते हैं? बट ऑल्सो का यूज़ करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी दो नाउन यहाँ पे एक नाउन आता है और दूसरा नाउन आता है इनके बाद, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ जो वर्ब आएगा, इस वर्ब का क्या होगा? तो इसके संदर्भ में हमने आपको इसके पहले के वीडियो में, अर्थात इसके ठीक पहले वाले वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 5 में ही हमने आपको बताया था कि यहाँ ये जो वर्ब यूज़ किया जाएगा, ये वर्ब इसी के अकॉर्डिंग होता है। ये जो वर्ब आएगा, ये वर्ब इसी के अकॉर्डिंग होता है, अर्थात ये यदि प्लूरल होगा तो ये वर्ब भी प्लूरल होगा, ये यदि सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का ये जो हमारा रूल है, यहाँ पे अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन होगा इस सेकंड वाले रूल पे आधारित है। किस पे? सेकंड वाले रूल पे आधारित है। तो अब इन तीनों रूल को एक बार फिर से हम लोगों ने यहाँ पे रिवाइज कर लिया है। अब बारी है हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो आइए यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कुछ क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये नाइदर। नाइदर के साथ क्या
क्या मिला, ऑफ। तो नाइदर क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ क्या आ गया, ऑफ आ गया, ऑफ आ गया। अब इसके बाद देखिए ये प्रोनाउन है, ये कैसा है, प्लूरल, होना कैसा चाहिए, प्लूरल, ये पार्ट करेक्ट है। ठीक, अब इसके बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए सिंगुलर। यहाँ देखिए वर्ब कैसा लिखा हुआ है, प्लूरल, तो ये होना कैसा चाहिए, सिंगुलर, अर्थात आर के स्थान पे हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए इसका। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे करना क्या था, इफ़ देयर इज़ नो नीड टू इम्प्रूव, मतलब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट है, अर्थात यदि ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट गलत है तो इसके स्थान पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो आइए करेक्ट ऑप्शन ढूंढिए, इज़ कहाँ मिला, ये यहाँ पे मिला, तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मेन, द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मेन बट के बाद देखिए फिर आ गया नाइदर, नाइदर के बाद आ गया ऑफ, इसके बाद ये दे। अब यहाँ जो वर्ब है ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए सिंगुलर, कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो वर्ब के स्थान पे यदि हम वॉज लिख दें तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए आंसर ढूंढे हम लोग, तो एरर वाला पार्ट हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है हमें, ग्रामेटिकल एरर, उस पार्ट को हमें ढूंढना है जिस पार्ट में एरर है। तो एरर है वर्ब वाले पार्ट में, वर्ब यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा आंसर, अर्थात ऑप्शन बना हमारा, आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिए आइदर ऑफ दीज, फिर से देखिए आइदर आ गया, इधर के साथ ऑफ आ गया, ये दीज देखिए, दीज 2 रोड्स, ये कैसा है, ये पूरा प्लूरल है, होना भी चाहिए था प्लूरल, तो ये वाला पार्ट तो करेक्ट है। अब यहाँ पे जो वर्ब आता है वो कैसा रहेगा, तो ये वर्ब रहता है सिंगुलर, कैसा रहता है, ये वर्ब लिखा जाता है सिंगुलर, तो सिंगुलर लिखा जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे, लीड में एस लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, सारे ऑप्शन देखिए इसी तरीके के आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी आपको वो पार्ट चूज करना है जिसमें ग्रामर की गलती है। तो गलती कहाँ पे है, लीड वाले पार्ट में, क्यों, क्योंकि होना चाहिए था लीड्स, क्या क्यों होना चाहिए था, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद यदि ऑफ आए तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन रहता है प्लूरल, बट द वर्ब विल बी सिंगुलर। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या, आई डिड नॉट बाई नाइदर ऑफ, फिर से देखिए ये मिला नाइदर, ये मिला ऑफ। ठीक है, अब नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल, तो ड्रेस का देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ ड्रेसेस, अर्थात ये प्लूरल है, तो इस पार्ट में कहीं कोई गलती नहीं है। और इसके आगे कोई वर्ब हमें गिवन नहीं है, तो वर्ब हमें चेक ही नहीं करना है, तो जो पार्ट गिवन है, जहाँ तक गिवन है वहाँ तक के पार्ट में कहीं कोई एरर नहीं। अब चूंकि यहाँ तक के पार्ट में जो गिवन पार्ट है इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा नो एरर, हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा नो एरर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से देखिए यहाँ पे ईच आ गया, ईच के साथ ऑफ आ गया, ये देखिए पिक्चर्स, ये प्लूरल है, वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर, तो यहाँ पे होना चाहिए था हैज़। अब इसमें एरर का पार्ट कहाँ है, ये वाला पार्ट है एरर का, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए आपको करना क्या चाहिए, आप में से बहुत सारे बच्चे इंग्लिश को लेके वेरी कंफ्यूज होते हैं, बहुत अधिक कंफ्यूज, सर इतने सारे रूल्स, ग्रामर के कॉन्सेप्ट कैसे याद रखेंगे। दोस्तों हम आपको फिर से रिमाइंड करवाते चले, लगभग हर वीडियो में हम इसकी चर्चा आपसे करते ही रहते हैं। देखिए बिना इंग्लिश के आपका एसएससी या एसएससी के इक्विवेलेंट यानी कि रेलवे को छोड़कर और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम शायद ही हो जिसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता हो। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ अच्छी हो, आपका लाइफ बेटर हो, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिले, तो आपको इंग्लिश को फोकस करना ही होगा, ये आप सबों का कंपल्सन है। इंग्लिश को ठीक करना ही होगा, इंग्लिश को ठीक करना ही होगा। इंग्लिश को नहीं पढ़ना है तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, कौन सा ऑप्शन बचता है, तो ये ऑप्शन बचता है आपके पास रेलवे का, जो हर 5 साल में एक बार जिसकी वैकेंसी आती है, जिसकी वैकेंसी हर 5 साल में एक बार आती है। ठीक है, और यदि इस 5 साल में नहीं हुआ, इस 5 ईयर प्लान में नहीं हुआ, तो फिर अगले 5 ईयर प्लान में आप चले जाएंगे, बात समझ में आ रही है। और यदि 2 बार आपका जॉब नहीं हुआ तो तीसरी बार आप हो जाएंगे अनएम्प्लॉयड। क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड, क्योंकि तब तक आपका एज बचेगा ही नहीं, आपका एज एक्सपायर कर जाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप इंग्लिश को फोकस करें। यदि एसएससी की हम बात करते हैं तो एसएससी का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता हो, और एसएससी निकालना है तो एसएससी के ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसके फाइनल एग्ज़ाम है, जिसके टियर 1 में, टियर 2 में, टियर 3 में कई ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पूछा जाता है। और एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में इंग्लिश ही आपका स्कोरिंग टॉपिक बनता है, इंग्लिश ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बनता है। इसलिए इसको दिल से लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप अपना भाग्य खुद से तय कर सकते हैं। हमारा काम है एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर,
आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना, हम लोग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आगे भी करते ही रहेंगे। ये अलग बात है कि किसी को हमारा गाइडेंस अच्छा लग सकता है, किसी को अच्छा नहीं लग सकता, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम आपके बेहतर भविष्य की आशा रखते हैं कि आप सबों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। उसके लिए आप सबों को खुद से भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए कि आपका अभी का लेवल कैसा है और आपके एग्ज़ाम का जो कट ऑफ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका लेवल कैसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए ईच ऑफ आ गया, तो ये गर्ल्स, ये पार्ट करेक्ट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा हैज़, ठीक है। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे एक बार आपको रिमाइंड करवाते चले, इंग्लिश को ठीक करने का एक ही तरीका होता है, आपको रूल्स एग्जाम्पल्स रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप यहाँ सामने देख पा रहे हैं, ये द बेस्ट वे है। इसके लिए आपको किसी प्रैक्टिस सेट की भी ज़रूरत नहीं होती। प्रैक्टिस सेट बच्चा क्यों लगाता है, प्रैक्टिस सेट आपको भी लगाने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आप जो भी रूल्स एंड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो भी रूल्स एंड कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है, उस पे आधारित जो भी रूल्स एंड कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं उस पे आधारित ढेर सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। जैसे अभी देखिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव पे कई क्वेश्चन हम आपको यहीं पे ऑन द स्पॉट लगवा देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, यही तरीका आपके टेस्ट सीरीज़ में भी होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट में भी होना चाहिए। इसको करने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि ये जो कॉन्सेप्ट आपको बिना रटे आप सीख जाते हैं कि इस प्रकार का यदि कहीं भी कॉन्सेप्ट आपको दिखाई पड़ता है तो उसमें कहाँ कहाँ पर इधर पूछा जाता है और उसको कैसे हम लोग टैकल करेंगे, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। और ये बात यदि आपको आ गया तो आपके लिए इंग्लिश स्मूथ हो गया। और यही बात हम लोगों को नहीं आती तो हम लोगों को इंग्लिश भारी लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है और हम लोग इंग्लिश से कन्नी कटा के भागते जाते हैं, ठीक है। तो भागोगे आखिर कब तक, यदि सफलता लेनी है तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, आपको लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि भागने वाले को छोड़कर, भागने वालों को, समस्या से घबराकर भागने वालों को ज़िंदगी में कुछ नसीब नहीं होता। नसीब उसी को होता है जो कठिनाइयों से लड़ता है, कठिनाइयों का सामना करता है और कठिनाइयों से सामना करते हुए उन कठिनाइयों के बीच से अपना रास्ता निकाल लेता है, वही विनर बनता है, ठीक है। चलिए आप भी विनर बनने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपके लाइफ में भी कुछ अच्छा धमाल हो सके। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही काम करना है। अब यहाँ पे ईच वन आ गया, कोई मतलब नहीं, ये ऑफ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसा रहेगा, ये प्लूरल, ये कैसा रहेगा, सिंगुलर। तो एरर किस पार्ट में आया, इस पार्ट में आया, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे देखिए कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग सीखें। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे आप बचपन से पढ़ते हैं कि नाउन कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सबसे पहले कलेक्टिव का मीनिंग हम लोग समझें। कलेक्टिव को समझने के लिए कलेक्ट करना मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक है। तो कलेक्ट से बना कलेक्टिव, कलेक्ट से क्या बना, कलेक्टिव बना। अब देखिए ये जो कलेक्टिव है ये ऐसे नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन ऐसे नाउन होते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है, नाम होता है। नाउन का मतलब नाम होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन का मतलब ऐसा नाउन जिससे किसी भीड़ का, समूह का, संग्रह का बोध होता हो, जिससे किसी भीड़ का, समूह का, संग्रह का बोध होता हो। जैसे देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल हम आपको देते हैं। हम लोग चाहे जहाँ कहीं भी रहते हैं, हम लोग पूरे हिंदुस्तान में चाहे जहाँ कहीं भी रहते हैं, अपने यहाँ बारात तो जाती है। अब बारात किसको कहते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइए। उस बारात में हमारे आपके रिलेटिव्स होते हैं, अपना भाई होता है, अपनी बहन होती है। अब क्योंकि आजकल तो बारात में फीमेल्स भी जाती हैं, ठीक है, मम्मी भी हो सकती है, चाची हो सकती है, कई रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। लेकिन वही लोग जब शादी के ग्रुप में जा रहे होते हैं, ध्यान से सुनिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि कलेक्टिव नाउन होता क्या। जरा ध्यान दीजिए, पापा जी आपके जो हैं वही पापा आपके उस भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन तब उस समय हम ये नहीं कहते कि मेरे पापा जा रहे हैं। हम लोग उस ग्रुप को क्या कहते हैं, सारे के सारे ग्रुप वाले क्या हैं, अपने सब सगे संबंधी, रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, ठीक है। जब वो अकेले आते हैं तो उनको हम लोग उनके नाम से या उनके रिश्ते के नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन
पे आधारित जो भी उनका नामकरण हो उसके आधार पे हम लोग उनको कॉल करते हैं, जैसे चाची, बुआ, ताई वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, उस भीड़ में जब वो लोग बाराती के साथ, बाजे के साथ जा रहे होते हैं तो बाजा गाजा जो होता है, इसी के भीड़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसी के भीड़ को हम लोग कहते हैं बारात, ठीक है। अब जरा दूसरा कलेक्टिव नाउन आपको हम वहीं पे समझाते चले। देखिए, बैंड ऑफ म्यूजिशियन होता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अब ज़रा ध्यान दीजिए, उसमें आप देखिएगा कि वहाँ पे जो संगीत वगैरह बजाने का लोग काम करते हैं, ठीक है। जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो, कोई बांसुरी बजा रहा हो, अलग अलग टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको अलग अलग लोग बजा रहे होते हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, तो अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, उसको प्ले कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन सबों का जो ग्रुप होता है, जिसमें कम से कम लगभग 10 लोग तो कम से कम रहते ही हैं, ठीक है। तो ऐसे 10 लोगों का जो ग्रुप होता है, इसको क्या कहते हैं, इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं बैंड। क्या कहते हैं, तो इसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, इसी ग्रुप को हम लोग कहते हैं बैंड। अब ये बैंड क्या हो गया, ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। ये तो एक से ज़्यादा लोग होते हैं, इन्हीं के ग्रुप को बैंड कहते हैं। और ये बैंड कैसा है, सिंगुलर है। कई बार देखिएगा कि कई रईस लोग होते हैं, कुछ अमीर ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। कुछ अमीर लोग होते हैं जिनके शादियों में देखिएगा कि एक बैंड नहीं बल्कि बैंड्स होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, बैंड्स ऑफ म्यूजिशियंस होते हैं, ठीक है, बैंड्स ऑफ म्यूजिशियंस होते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ रही है। मतलब एक बैंड वाला अलग होगा, जैसे मान लीजिए एक दूसरे स्टेट का हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक महाराष्ट्र बैंड हो, एक पंजाब बैंड हो, ठीक है। सब अलग अलग तरीके के ग्रुप के बैंड वाले हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक लोकल बैंड वाला हो, जिस किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हो, वहाँ के लोकल गानों को बजाने का, लोकल भाषा का जो भी बैंड होगा या गाने होंगे उनको बजाने का वो काम कर रहा होगा। अब ज़रा देखिए, ये जो बैंड ऑफ म्यूजिशियंस है, ये अलग अलग ग्रुप के हो गए। अब जब अलग अलग ग्रुप के हो गए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। हम आपको यहाँ पे इनके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो कलेक्टिव नाउन है, ये जो कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है। जैसे एक और सबसे साधारण, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लेंगे हम, ठीक है। कभी आप अंगूर खरीदने गए होंगे, कभी ना कभी आपने अंगूर तो खरीदा ही होगा, और कभी क्या, कई बार खरीदे होंगे। ज़रा ध्यान दीजिए, जहाँ कहीं भी हम लोग अंगूर खरीदने जाते हैं तो जो फल विक्रेता होता है, ठीक है, उसके पास अंगूर का एक ही गुच्छा होता है या एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, एक से ज़्यादा होता है तो अंगूर का जो गुच्छा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बंच कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं बंच। क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग बंच। अब बंच का स्पेलिंग क्या होता है, ये होता है बंच का स्पेलिंग, ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। अब उस दुकानदार के पास एक से ज़्यादा गुच्छे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बंचेज, बंचेज ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये ग्रेप्स यहाँ जैसे प्लूरल था वैसे यहाँ भी प्लूरल है, ये जैसे यहाँ प्लूरल था वैसे यहाँ भी प्लूरल है। ये बात तो आपका क्लियर है। अब आपको दिक्कत कहाँ पे है, यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि आपके साथ जब ये वाला जो कलेक्टिव नाउन आता है तो आपको यहाँ पे ये फोकस करना होता है कि ये कलेक्टिव नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब लेगा सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन यदि प्लूरल है तो वर्ब लेगा प्लूरल। फिर से आई रिपीट, कलेक्टिव नाउन यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब लेगा सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन यदि प्लूरल होगा तो वर्ब लेगा प्लूरल। बात को ठीक से समझिए, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, कलेक्टिव नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। चलिए, अभी यही इनका सार था, इसी के आधार पे हम लोग वर्ब को डिसाइड करते हैं। लेकिन आपको कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है, आइए इसको हम समझाते चलें। आपके एग्ज़ाम में जब वर्ब यूज़ किया जाएगा तो वर्ब लिखा जाता है यहाँ पे, और हम में से बहुत सारे लोगों का एक कॉमन हैबिट होता है, एक आदत बनी हुई है। क्या आदत बनी हुई है, तो जहाँ कहीं भी वर्ब होता है उस वर्ब के तुरंत पहले, उस वर्ब के तुरंत पहले या उसके पास में जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है वो जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को रखने का प्रयास करते हैं। तो हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि ये ग्रेप्स कैसा लिखा है,
तो ग्रेप में भाई एस एस लगा हुआ है, अर्थात ग्रेप्स कैसा है, प्लूरल है। तो इस वर्ब को इसी के आधार पे हम लोग इस वर्ब को डिसाइड कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है, जो बिल्कुल गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? तो सही तरीका ये है कि ये जो वर्ब आपका होता है, ये जो वर्ब होता है, ये वर्ब गाइड होता है इनके अकॉर्डिंग, इस कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग ये वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होता है। ये जो वर्ब होगा इसी कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल होगा। बात समझ में आ गई? मतलब ये यदि सिंगुलर होगा तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगा, और ये यदि प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए, तो अब यदि ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है तो हम लोगों को इन कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए।